Nelson Mandela said, the greatest glory in living lies not in never failing, but rising every time we fail. Hello and welcome everyone to SAUK podcast channel. This is your host Fatma Batul working in SAUK as a business developer manager, and here I bring the second podcast for you all. So after my previous podcast, I received so many questions and queries that ma'am, we want to know more about USA, more about the application procedure, about the scholarship. So I thought, why not invite a person who knows the USA application on his fingertips, because he has done more than 1,000 applications for USA. And not just that, he has the experience with study advisor for about 8 years. He is currently working as regional director for Middle East MENA region. I would like you all to welcome Sir Hamid Mahmood in our podcast. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर। सर हमारी प्रीवियस पॉडकास्ट के बाद हमारे पास यूएसए के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई वांट कि आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि जी। किस तरीके से वो यूएसए के लिए अप्लाई करेंगे, क्या उनको डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं एट एवरी स्टेज। सो फर्स्टली स्टार्टिंग ऑफ सर, आपने 1000 प्लस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीड किए हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपका उसका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी कैसा रहा है? बिल्कुल स्टार्टिंग में तो ये है कि हमें स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन देनी होती है, काउंसलिंग करनी होती है उसकी कि किस तरह हम उसकी प्रोफ़ाइल को ऐसे लेके चलें उनके रिलेटेड कोर्सेज़ के साथ, ताकि वो उसकी वीज़ा सक्सेस रेशियो जो है वो हमारी मैक्सिमाइज़ करे। फिर हम लोग स्टूडेंट की स्टूडेंट प्रेफ़रेंस के लिए सिटीज़ के नाम ले आता है हमारे पास, लेकिन जो प्रोफ़ाइल उनकी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एडजस्ट होती है, फिर हम उनको गाइडलाइन देते हैं कि आप अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स में जाएँगे और रेलेवेंसी ऑफ द कोर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं, हमारी एक टीम है वहाँ पे जो एसीए प्रिपेयर करवाती है तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एम्बेसीज़ के लिए, ताकि हम अपनी जो सक्सेस रेशियो है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें डॉक्यूमेंटेशन के साथ। एग्जैक्टली। अच्छा सर, कमिंग टूवर्ड सक्सेस रेशो और क्लियरेंस के ऊपर एक जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी स्टूडेंट फेस करता है, दैट कम्स विद, और मैं स्टार्ट ही यहाँ से लूँगी बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए थे हुँ। कि एम्बेसी इंटरव्यू जो होता है उसमें स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं फर्स्ट हुँ, हुँ। अटेम्प्ट में, मोस्टली इस तरह होता है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो खुद से एप्लीकेशन अपनी एग्ज़ैक्टली, प्रोसीड यस। करते हैं। सो सर, एक तो आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा हो जिधर फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट ने फेल किया हो, लेकिन फिर हमारे पास हमारी कंसल्टेंसी के पास आया, और इस तरह का अगर आप कुछ इनकरेज कर सकें जी, उनको। एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली यूएसए में अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपने वरी नहीं करना, सबसे पहले डिसहार्ट नहीं होना। क्योंकि यूएस एम्बेसी के अंदर सम टाइम होता है कि स्टूडेंट्स को मोर देन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स भी अटेम्प्ट करनी पड़ती है। जो बच्चे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, मैं उन्हें रिकमेंडेशन नहीं करता कि वो डायरेक्ट रिकमेंड करें। वो लाज़मी किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ, काउंसलर के पास जो उसको गाइड कर सकें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जो वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं, डीएस 160 जिसे कहते हैं, उसमें मिस्टेक कर सकते हैं अपनी प्रोफ़ाइल को प्रेज़ेंट करते हुए। दूसरी बात ये, वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें एम्बेसी में जाने के लिए हमें उसके बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। बल्कि ऐसे यूके प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा है कि जिसमें हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करते हैं कि वो एम्बेसी के अंदर जाके प्रेज़ेंट कर सकें। दूसरा जो आपने पूछा कि कोई ऐसा स्टूडेंट, जी बिल्कुल ऐसा स्टूडेंट था मेरे पास, जद्दा में हमारे पास आया था, यमन नेशनल था वो। हमारे पास आने से पहले वो 2 टाइम्स रिफ्यूज़ हो चुका था किसी और एजेंट के थ्रू, लेकिन वो रॉन्ग कोर्स चूज़ करा था। एक्चुअली ये भी एक बड़ी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो किसी राइट कंसल्टेंट के पास जाए, जो उनकी ये नहीं बस जस्ट ऑफर लेटर ले ले, I-20 ले ले और वीज़ा फाइल करे, नहीं। आपकी पूरी बैकग्राउंड, उस बच्चे ने बैचलर ऑलरेडी किया हुआ था, और दोबारा एजेंट उसका जो है वो उसको लैंग्वेज के लिए पढ़ने दे रहा था, तो एम्बेसी फॉर श्योर उसको वीज़ा नहीं देगी। तो डाउनग्रेड नहीं कर सकते आप कोर्स को, आपने कोर्स को अपग्रेड लेके जाना है, या वो मास्टर में जा सकता था या एसोसिएट डिग्री के अंदर उसको स्विच करना था। हमने उसका अप्लाई किया प्रोग्राम्स के अंदर, मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड किया, ही इज़ एग्री। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास भी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, लेकिन द सेकंड टाइम हमने दोबारा उसकी प्रोफाइल प्रिपेयर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉट द वीज़ा। काफ़ी हैप्पी था स्टूडेंट वो, लेकिन ये एक्सपीरियंस होता है, आपने डिसहार्ट नहीं होना स्टूडेंट्स को, एक ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है। एडवाइस है, यस। यस सर। अच्छा सर, इसी के ऊपर बात करते हुए आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड ऑन कि जो भी आपने मेंशन किया कि एक स्टूडेंट जिसने कोर्स अपना सही सेलेक्ट नहीं किया, और टॉकिंग अबाउट कोर्स सर, मोस्टली होता है कि स्टूडेंट्स ने बैकग्राउंड, उन्होंने कोई और उनकी एग्ज़ैक्टली। एजुकेशन होती है किसी हुँ, चीज़ में, और वो परस्यू किसी और को कर लेते हैं जाके जब वो एग्ज़ैक्टली। अप्लाई कर रहे होते हैं। हुँ। तो सर ये भी आप क्लैरिफाई करें कि इसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन में क्या हर्डल्स आती हैं और रिफ्यूज़ल के चांसेस कितने हो जाते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी बेस ही मेडिकल की है,
लाइक पाकिस्तान से हम कर देख लें, उसने इंटरमीडिएट में ग्रेड 12 में बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बाद में बिज़नेस को चूज़ कर लेता है, या वो लैंग्वेज में चला जाता है, तो डेफ़िनिटली वो जो हर्डल्स ये आती है कि एम्बेसडर को ये फ़ील होगा कि ये बच्चा सिर्फ़ यहाँ पे जाना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है ना, क्योंकि उसकी रेलेवेंसी कोई नहीं है इसके साथ। उसको बेहतर ये है कि हम बच्चे को गाइड करें कि आपने अपने जो लास्ट एग्री है, उसके मुताबिक ही आगे कंटिन्यू करना है। तो हम लोगों ने बच्चे को जो काउंसलिंग करते हैं, हम लोग बल्कि हम अपने ऑफ़िसेज़ के अंदर जो ऐसे यूके का प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर हमारे पास कोशिश यही होती है, जो हमारे काउंसलर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो यही कहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली, अगर तो उसने सक्सेस रेशियो लेनी है यूएसए की स्पेशली, क्योंकि डिपेंड करता है इनमें आपका इंटरव्यू प्रिपेयर करवाना और आपका कोर्स रेलेवेंसी, ये बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो बच्चे की सक्सेस रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों को किसी किस्म की हर्डल्स भी नहीं आएँगी, इंशाल्लाह। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, इसी के अंदर ऐड ऑन करते हुए जब हम कोर्सेज़ की बात करें तो हमारे पास बिज़नेस के स्टूडेंट्स बहुत होते हैं। हुँ, हुँ। मोस्टली जो पाकिस्तान में है वो बीबीए किया जी, जी, जाता एग्ज़ैक्टली। है, और वो हुँ। अगर आप हर यूनिवर्सिटी में देखें तो आई गेस हर 60 टू 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीबीए के ही बैचलर जी, होते हैं। ऐसे ही है। सो सर, हमारे एडमिशन ऑफिसर्स के पास भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे शायद उन्होंने पढ़ा बीबीए होता है लेकिन वो आगे कुछ और परस्यू करना हुँ, हुँ, चाहते हैं। हुँ, हुँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिज़नेस बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? बिज़नेस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए हमारे पास नॉन स्टेम्स कोर्सेज़ होते हैं। एक्चुअली बेसिकली देखना ये है कि बीबीए उसने उसकी स्पेशलाइज़ेशन क्या थी पाकिस्तान के अंदर ना, या सिंपल बीबीए है, लाइक 2 कैटेगरीज़ होती है पाकिस्तान के अंदर, कि अगर आपने बीबीए किया और एंड एंड पे आगे थीसिस में मार्केटिंग में कर लिया, एचआर में कर लिया, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। लेकिन अगर आपने इस कोर्सेज़ में यूएसए में जाना है, तो यू हैव टू चूज़ समथिंग रिलेटेड विद द बिज़नेस, लेकिन उसमें कुछ एडिशन होना चाहिए, लाइक जिस तरह बिज़नेस एंड डाटा एनालिटिक्स आ गया बीच में, बिज़नेस एंड आईटी आ गया बीच में, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ऐसे कोर्सेज़ जो रहेंगे तो बिज़नेस के साथ ही, हुँ। लेकिन थोड़ी-सी फ़ील्ड डिफरेंट होगी, जो कि पाकिस्तान के अंदर कोर्सेज़ कम हो रहे होंगे। तो यूएस एम्बेसी की उसको सीखे कि हाँ जी, यहाँ ये बच्चा कुछ ना कुछ स्पेशलाइज़ेशन के लिए जा रहा है। तो हमें उस बच्चे को उस कोर्स के मुताबिक उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप डायरेक्टली एमबीए के लिए प्रोसीड करेंगी, तो मोस्ट यूनिवर्सिटी जीमैट और जीआरई माँगेगी, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं कर सकते, जी। या बहुत कम है, उनको नॉलेज नहीं है। अच्छा सर, आपने स्टेम कोर्सेज़ को मेंशन किया। ये एक ऐसा टर्म है जो बहुत यूज़ किया जाता है मोस्टली, स्पेशली जो यूएसए के एडमिशन हुँ, ऑफिसर्स हुँ। होते हैं। बट स्टूडेंट्स ज़्यादा फ़ेमिलियर नहीं है कि ये क्या है। एग्ज़ैक्टली, टाइम्स जी। वो बहुत कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि स्टेम कोर्सेज़, जी, थोड़ा जी। अगर आप स्टेम कोर्सेज़ के बारे में गाइड करें। स्टेम कोर्सेज़ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, एआई कोर्सेज़ हैं, मैनेजमेंट के इसके रेलेवेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज़ होते हैं, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है। लेकिन जो नॉन स्टेम में होते हैं उसके अंदर आपको बिज़नेस आ जाएगा, सोशल साइंसेज़ आ जाएँगी, आर्ट्स के सब्जेक्ट आ जाएँगे जिसमें लाइक बिज़नेस आ जाता है। उसके बाद आपकी यू कैन से साइकोलॉजी टाइप इस तरह के कोर्सेज़ ना, सोशियोलॉजी वगैरह आ जाती है। जिसके ऊपर वीज़ा शो काफ़ी कम है। बहुत आपको प्रॉपर एक्सपर्टीज़ के साथ केस फाइल करना पड़ेगा और स्टूडेंट प्रेज़ेंट करेगा अच्छा, तो देन देयर इज़ अ चांस कि वो उस पे सोशियोलॉजी या सोशल वर्क के ऊपर वीज़ा ले सकता है। लेकिन नॉन स्टेम और स्टेम के ऊपर एज़ सच वीज़ा इश्यू के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता वो। एम्बेसडर की वो जो आप फाइल प्रेज़ेंट करते हैं, अपना डीएस-160 फ़िल करते हैं, और जो बच्चा वहाँ जाके अपनी इंटरव्यू प्रेज़ेंट करता है बेसिकली, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वीज़ा। लेकिन नॉन स्टेम का अगर स्टेम स्टूडेंट पूछे तो उसके सिंपल है कि जो स्टेम कोर्सेज़ होते हैं वो इंजीनियरिंग है, साइंस है, और जो नॉन स्टेम है वो बेसिकली बिज़नेस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स। एक चीज़ जो स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पूछी है, और जब भी हम यूएसए का सुनते हैं या स्टूडेंट्स अप्लाई वहाँ पे मोस्टली इसलिए करते हैं कि हुँ, स्कॉलरशिप्स। यस। मिस, क्या स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं? हुँ, ज़्यादा से हुँ। ज़्यादा कितनी स्कॉलरशिप हमें मिल सकती है? किस यूनिवर्सिटी की मिल सकती है? तो थोड़ा अगर आप स्कॉलरशिप्स के बारे में हमें बताएँ। एग्ज़ैक्टली, असल में यूएसए के अंदर ना 2 से 3 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती हैं, जिससे वो ब्राइट फ्यूचर के नाम से एजुकेशन यूएसए करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर एचईसी के थ्रू आती है, और बहुत कम स्टूडेंट, लाइक मे बी थाउज़ेंड्स में से कोई 1 या 2 बच्चे उसमें सिलेक्शन होती है उनकी, बहुत टफ क्राइटेरिया उनका। लेकिन जो हमारे पास यूनिवर्सिटी हैं, जैसे यूके के पास मोर देन 120 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएसए के अंदर, तो वी आर एबल टू गेट अप टू $20,000 स्कॉलरशिप्स। उसके अलावा हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम लेता हूँ उसका, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, जो कि टेक्सास के अंदर है। दे आर ऑफरिंग अप टू 50% ऑफ स्कॉलरशिप, लाइक ट्यूशन फी अगर 20,000 22,000 है, तो वो हार्डली $10,000 तक आ जाएगी। तो ये एक हमारे पास अच्छी ऑप्शन है, जो बच्चा हमारे थ्रू अप्लाई करेगा दे विल डेफिनिटली गेट अ स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप जो होती है, कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एग्रीमेंट ऐसा है कि वो पर ईयर भी देती हैं, लाइक $5,000 पर ईयर देंगी वो। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का अंडरग्रेड है, वो 4 ईयर का है, वो प्रोग्राम्स हैं, तो वो 4 ईयर प्रोग्राम की हर ईयर की भी सेपरेट हम अरेंज करवा के दे सकते हैं।
हम्म। तो यू कैन से मोर देन $20,000 स्टूडेंट को हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं स्कॉलरशिप के अंदर। तो वो स्कॉलरशिप अलग होती है, एक तो जो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है, फिर अगर आप ऐसे यूके के प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करें तो आपको अलग से और भी अलग से स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिल मिलेगी। सकती है, एग्जैक्टली। सर, ये आपने जो स्कॉलरशिप की अभी बात की है, इस पे कहीं न कहीं स्टूडेंट को एक ना ये भी होता है कि अभी यूनिवर्सिटी तो हमें फुल फी शो कर रही है। ऐसे ही है। सो उसके ऊपर इस तरह की क्या गारंटी है कि हमें फ्यूचर में जब हम पे कर रहे हैं या इस तरह करके, अब कंसल्टेंसी तो हमें भेज रही है, हम चले जाएँ एग्जैक्टली, जी यूएसए, जी बिल्कुल। वहाँ पे जाके हमें स्कॉलरशिप मिले नहीं। तो कहीं न कहीं स्टूडेंट भी, आपको पता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली मार्केट में इतना ज़्यादा जिस तरह की कंसल्टेंसी फर्म्स चार्जेज़ ऐसे लेती है ही और है। सब कुछ है, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाउट में होते हैं अबाउट एवरीथिंग। तो हाउ वुड यू लाइक टेल देम कि हम किस तरीके से उनको ये श्योरिटी दें कि वो मुतमईन सेटिस्फाई रहें कि हमें वहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिलेगी? ट्रू। ओके, कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे पास ऐसे ऐसे यूके के प्लेटफॉर्म पे आता है तो उस चीज़ की जो हम कमिटमेंट करेंगे वो इंशाल्लाह फुलफिल होगी। स्टूडेंट का पहले ऑफर लेटर आएगा जिसके ऊपर ट्यूशन फीस फुल लिखी होगी। देन हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे ईमेल के थ्रू, उनकी स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट इशू कराएंगे। वो कंफर्मेशन होगी स्टूडेंट की, यूनिवर्सिटी के लेटर हेड के ऊपर होगा, सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर, स्टूडेंट भी उसको एग्री करेगा। तो वो स्कॉलरशिप 100% गारंटीड होगी। स्टूडेंट को वहाँ जाके वो शो करेगा, वो उतनी ही जो स्कॉलरशिप जो उसे मिली है ट्यूशन फीस वो वेव ऑफ हो जाएगी, माइनस हो जाएगी उसमें से। फॉर श्योर ऐसे यूके के प्लेटफॉर्म से जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा यूएसए को, उसको 100% स्कॉलरशिप हम ग्रांट करा के देंगे, लेकिन बिफोर डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट। अगर स्टूडेंट बिदाए बगैर डिपॉजिट कर देता तो फिर हमें जो है ना, हम फिर भी लेके दे सकते हैं लेकिन थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी मजीद। ओके सर, इसके अलावा सर मैं आपसे एक और चीज़ भी पूछना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा चीज़ वायरल ऑन एवरी सोशल मीडिया हम्म, प्लेटफॉर्म रही है, और उसके ऊपर स्टूडेंट्स का ये कंसर्न भी रहा है हम्म, कि अ, जो मतलब अब जिस तरह की सिचुएशन यूएसए में हो गई है आफ्टर ऑल द जी जी, फायर थिंग एंड स्टफ, एग्जैक्टली। तो उसका कोई इम्पैक्ट है ऑन दी वीज़ा रेशो, या स्टूडेंट को वहाँ पे जाके कोई जॉब मार्केट में कोई हर्डल है? आप अगर, क्योंकि आपने हमारी टीम को भी उस दिन ब्रीफ किया था, आई वांटेड कि आप स्टूडेंट्स को भी अगर बता सकें। लॉस एंजल्स के अंदर जो भी फायर का इशू को इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर ऑलमोस्ट यूएसए को इकोनॉमिकली और दूसरा बिल्डिंग्स वगैरह का ऑलमोस्ट 135 बिलियन से 150 बिलियन तक का लॉस हुआ है जो कि उनको बियर करना पड़ा है। तो अ, उसका एज़ सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक स्टेट है लॉस एंजल्स की। लेकिन स्टूडेंट जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन वीज़ा को कंटिन्यू करे, वहाँ पे जॉब रेशियो भी अच्छी है, वो स्टूडेंट जाके अपने-अपने एरिया के अंदर कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन वो यस उसकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूएसए की इकोनॉमी को उसने हिट किया है लॉस एंजल्स ने। यू नो इस $135 बिलियन और 150 बिलियन डॉलर्स तक का लॉस हो यूएसए को बर्दाश्त करना पड़ा है। और हुँ। कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने उन्होंने उसको क्लेम करना भी बंद कर दिया, लाइक वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। सो सर, इसका जॉब मार्केट पे कोई इम्पैक्ट है? नहीं, वो लॉस एंजल्स जो है दोबारा रीबिल्ड होगा, जॉब क्रिएट होंगी। हुँ, अगर वो आप देखें उस जॉब्स को तो अगर हम देखें लोकल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, कंस्ट्रक्शंस आएगी हुँ, क्योंकि उन्होंने जो जो लॉस हुआ है, जो जो उस बिल्डिंग्स लोगों की गई हैं, वो ऑफ कोर्स वो जॉब एग्ज़ैक्टली। को इंक्रीज़ करेंगी। तो ये एक गलत कांसेप्ट है कि जॉब्स नहीं मिलेंगी बच्चों को, डेफिनिटली जॉब्स होंगी वहाँ अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो शायद इवन मी बीइंग अ स्टूडेंट भी बहुत पे। सोचती हूँ, और एवरीवन आपको ये इंसर्ट और फीड किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया, दैट इवन इफ यू अप्लाई फॉर यूएसए और यूके, एनी कंट्री, हुँ, हुँ। आपको वाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिलती, ऑल यू गेट इज अ ब्लू कॉलर, आप लोगों को यहाँ से कोई स्किल सीख के जाना पड़ता है। सो आई वांट कि आप ये भी बताएं कि इफ़ अ स्टूडेंट ग्रेजुएट्स, वो अपना पोस्ट करे या अंडर ग्रेजुएट हुँ, वहाँ हुँ। से कंप्लीट करे, डू दे गेट अ गुड जॉब इन अ कॉर्पोरेट फर्म? उनको ऑफर होती है वहाँ पे? यस बिल्कुल होती है। अगर देखें आप तो ड्यूरिंग स्टडी आपको ऑफ कोर्स ब्लू कलर जॉब पे जाना पड़ेगा और जॉब्स करनी पड़ेंगी। लेकिन जब आपके पास वर्क परमिट होगा, पीएसडब्ल्यू होएगा, ग्रेजुएट वीज़ा जिसे कहते हैं, तो अगर आप कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर अप्लाई करते हैं तो डेफ़िनिटली आपको, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप आपने जो लाइक डिग्री हासिल की है, उसके आपके पास प्रॉपर एक प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, मौजूद हैं, और अगर आपको अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके उसको कन्वे कर सकते हैं, तो देन डेफ़िनिटली यू विल गेट इट। आप देखें, अगर ट्विटर का देख लें, जो था सीईओ था, वो कौन था? एशियन था, इंडियंस था, ठीक है? उसके बाद आप टेस्ला में देख लें, टोयोटा में देख लें, बहुत सारे ऐसे इवन गूगल में देख लें, वो सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी कुछ बांग्लादेशी लगे हुए हैं, जो वो सारे यही लोग हैं। जो लोग वहाँ पे स्टडी पे गए, बाद में उन्होंने थोड़ी हार्ड वर्क किया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो ये है कि आप मेक श्योर ये स्टूडेंट करें कि वो डे फर्स्ट में नहीं मिलेगी आपको। हुँ, मतलब उस उनको मेहनत करनी पड़ेगी।
दूसरा प्लस पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास स्किल है मौजूद, मैं उसको डेफ़िनेटली इनकरेज करूँगा। वो अगर यूएसए वगैरह में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको एक एज होता है, उनको ज़्यादा जल्दी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे मार्केट के अंदर उनकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट जो है वो हमारे पास आते हैं ऐसे यूके के अंदर, अप्लाई करते हैं यूएसए के अंदर, तो डेफ़िनेटली वो इन चीज़ों को ज़हन में रख के आएँ, तो इंशाल्लाह दे विल बी सक्सीड। हुँ। अच्छा सर, एक और चीज़ जो है एम्बेसी के रिलेटेड कुछ इस तरह की टर्म्स रही हैं, जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है वो स्टूडेंट भी नहीं समझ पा रहा होता। हुँ, हुँ। अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी वो उसको सुनता है तो उसको वो नहीं समझ में आ रहा होता, फिर हमारे पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि मिस व्हाट इज़ जीसीआई, व्हाट इज़ डीएस हुँ, 160 हुँ, और येस इस तरह 160। के क्वेश्चन हैं। तो आप प्लीज़ बताएँ कि ये टर्म्स क्या हैं और ओके, इसके बारे में? एक्चुअली सीजीआई जो है और जो डीएस 160 बेसिकली दोनों लिंक्ड हैं। सीजीआई जो होता है उसको हम यूएस डॉक्स ट्रैवल के यूएस की वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट का। उसमें आपने पूरी स्टूडेंट की डिटेल देनी है जिन्होंने ट्रैवल करना है, और स्टूडेंट की F1 की डिटेल्स, यूनिवर्सिटी का नाम। फिर हमने वहाँ पे सीजीआई पेपर, एक नंबर होता है, सीजीआई एक्चुअली यूनिक नंबर होता है जो हर स्टूडेंट को अलाउड होता है। उसकी बेस के ऊपर उसकी वीज़ा एप्लीकेशन के पेमेंट होती है, वीज़ा की पेमेंट होती है, और उसके बाद हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जो सीजीआई अकाउंट है बेसिकली वो यूज़ होता है आपकी अपॉइंटमेंट के लिए। जो डीएस 160 है वो आपका यूनिक नंबर होता है, वो आपकी एप्लीकेशन है बेसिकली। तो वो जब आप वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, जिसे इन शॉर्ट फॉर्म डीएस 160 कहते हैं, तो उसके अंदर आपने पूरा अपना डाटा, अपनी प्रोफ़ाइल ऐड करनी होती है कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हैं, पेरेंट्स की डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स। तो वो आपने हर लिहाज से उसको सही फ़िल करना है। वो गूगल से, यूट्यूब पे या टिकटॉक से तो आपको लोग व्यूज़ लेने के लिए बहुत कुछ ऐड कर देते हैं। तो प्रोफ़ेशनल्स के पास स्टूडेंट आए, लाज़मी आएँ और फिर अपना डीएस 160 और सीजेए फ़िल करें। क्योंकि उस वो भी आपकी जब आप सबमिट कर देते हैं तो वो ऑटोमैटिकली उनके पास सिस्टम में चली गई होती है। तो एम्बेसडर जो होता है वो आपके जाने से पहले उस डीएस 160 को गो थ्रू कर चुका होता है। हुँ, तो मेरे ख़्याल में खुद फ़िल करने से बेहतर है कि एक एक्सपर्ट के पास आएँ, एक्सपर्ट के थ्रू। और डेफ़िनिटली ताकि आपकी जो वीज़ा रेशियो है वो इंक्रीज़ हो सके। सर बेसिकली ये एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा अराइज़ होता है और ये F1, F2 से रिलेटेड ही है कि जो है स्टूडेंट कहीं न कहीं अपना डिपेंडेंट लेके जाना चाह रहे होते हैं और उसके लिए जो है क्या प्रोसीजर है, क्योंकि आफ्टर मास्टर्स के बाद भी रिसर्च प्रोग्राम्स में इस तरह आपको पता है जी, जी। अवेलेबिलिटी होती है। तो उसपे भी अगर आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें विद द टर्म F1, F2। ओके, यूएसए में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक गुड न्यूज़ ये है कि स्टूडेंट जो है वो इवन अंडरग्रेड में भी जा रहा है ना, तो अपने स्पोज़ के साथ लेके जा सकता है। दे डोंट हैव एनी इश्यू, लेकिन और मास्टर में भी जा सकता है डेफ़िनिटली। दूसरा इश्यू ये कि जो स्टूडेंट है उसका उसका जो I-20 उसको F1 कहते हैं, और जो डिपेंडेंट का होगा, स्पाउस का होगा, उसे वो F2 कहते हैं। जो F2 है वो भी आपने जब स्टूडेंट का I-20 रिक्वेस्ट करनी है यूनिवर्सिटी को, तो उस फॉर्म के अंदर ही लिखा होता है कि अगर आपने स्पाउस को लेके जाना तो उसकी डिटेल भी ऐड करनी है। अगर आप डिटेल ऐड नहीं करेंगे तो उनकी I-20 F2 नहीं आएगा, तो स्टूडेंट फिर जो है ना अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो फिर आपने स्टूडेंट को पहले ही पूछ लेना कि आपने अपनी फैमिली को साथ लेके जाना है, या आपने अपना वीज़ा सिक्योर करने के बाद अप्लाई करना है। तो इन बोथ इश्यू के जो है आप स्टूडेंट को जो है ना F2 यूनिवर्सिटी से ही लेना पड़ेगा। ठीक है। सर एक चीज़ और जो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे पास भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हुँ। हमारा क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड हो तो कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उनको चाहिए होती है, जैसे कि फॉर सपोज़ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में या किसी हुँ, चीज़ों हुँ। में। तो आपको लगता है किस प्रोफ़ाइल के स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको कहीं न कहीं थोड़ा जो है रिलैक्सेशन मिल जाता हाँ, ओके, जो आपने क्वेश्चन किया है एजुकेशन बैकग्राउंड के लिहाज से, तो जिस स्टूडेंट ने ओ लेवल और ए लेवल किया हुआ है उनकी वीज़ा स्ट्रीम काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज़ दे आर उन्होंने एक ऑलरेडी वो कैम्ब्रिज स्टडी कर चुके होते हैं, और उनकी ग्रेड्स के ऊपर यूएस उनको प्रेफ़रेंस देता है उनकी स्टडी के ऊपर। आप मोर लाइकली देखें जितने भी स्टूडेंट जाते हैं ए लेवल या ओ लेवल करने के बाद, तो उनकी इंटरव्यू जो प्रेज़ेंटेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया होता है, ग्रेड 12, और उनकी सक्सेस रेशियो भी यू कैन से 7 टू 80% फ़र्क होता है उनके वीज़ा के ऊपर। उनके वीज़ा शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा कि जिन्होंने एफएससी किया हुआ है या ग्रेड 12 किया हुआ है पाकिस्तान से, लेकिन कहीं न कहीं फ़र्क आता है जो यूएस एम्बेसी या यूनिवर्सिटीज़ उसको देखती हैं। इवन देखिए, आपने अगर किसी स्टूडेंट ने ओ लेवल किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट एलिजिबल है अंडर ग्रेजुएट के लिए। इवन कि हमारा स्टूडेंट जिसने ग्रेड 12 10 किया होगा वो एलिजिबल नहीं है। आप अप्लाई नहीं कर सकते यूएस के लिए ना। तो ये एक उनको एक प्रिविलेज है ओ लेवल और ए लेवल स्टूडेंट्स को।
अच्छा सर, हम क्योंकि बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड स्टफ की, तो कहीं न कहीं जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं विद मैट्रिक या हुँ, एफएससी के हुँ। बैकग्राउंड के, वो थोड़ा हेजिटेंट होते हैं आइएलटीएस एग्ज़ैक्टली देने के ऐसे लिए। ही है। अब हमें ये तो पता है कि आइएलटीएस एक ऐसा है इंग्लिश टेस्ट जो हर जगह एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेबल है, यस। और उससे कहीं न कहीं मैं ये बात इंक्लूड करना चाहूँगी कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यस। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट थोड़े हेजिटेंट होते हैं, उनके लिए और कौन-कौन से इंग्लिश टेस्ट हैं जो वो दे सकते हैं? अ, देखिए कोई भी स्टूडेंट है उसने अगर यूएस से पढ़ने के लिए जाना है तो उसने यूनिवर्सिटी को प्रूव करना है लैंग्वेज अपनी ना। तो देखिए स्पीकिंग में तो वो बोल सकेगा ना लेकिन वो उनको एक सर्टिफ़िकेट चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो आईएलटीएस या पीटी नहीं कर पा रहा तो यस यूएस से जो है उसके अलावा टोफल एक्सेप्ट कर रहा है, होम बेस एंड सेंटर बेस दोनों। उसके बाद डुओलिंगो ले रहा है, डुओलिंगो इज़ वेरी ईज़ी। यूएस से इसके अलावा कुछ टेस्ट और हैं, पासवर्ड टेस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटी उनकी अपनी यूनिवर्सिटी से लगती हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आता है आईएलटीएस और पीटी के साथ, उनके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हुँ। लेकिन डुओलिंगो इज़ ओके। डुओलिंगो आप स्टूडेंट इज़िली कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल भी है और उनके ऊपर वीज़ा आ रहे हैं, एम्बेसी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा सर, एक टर्म है, काफ़ी टर्म्स आपसे मैंने आज पूछी हैं, हुँ, उसके अलावा एक ये टर्म है सीरीज़। सेविस यस, इसके सेविस। बारे में भी अगर आप बताएँ, बिकॉज़ वी हैव हर्ड इट अ लॉट, और हुँ, हुँ। ये क्या टर्म है बेसिकली? जी, सेविज़ होती है वो बेसिकली F1 जैसा हमारा यूके में कैश लेटर आता है ना, तो उसके ऊपर एक यूनिक नंबर होता है। हुँ, ऐसे ही जो यूएसए जो वीज़ा लेटर इश्यू करता है, जिसे हम आई-20 बोलते हैं, F1 बोलते हैं, उसका एक नंबर होता है जिसे जो एनडब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो उसको आप सेविस बोलते हैं। उसकी एक सेविस फ़ीस होती है। वो यूनिक स्टूडेंट होता है, जो हर स्टूडेंट का एक अपना होता है, वो सिमिलर नहीं होता। और F2 वाले जो डिपेंडेंट होंगे उनको भी वो इश्यू होगा, लेकिन जो मेन एप्लीकेंट होगा उसकी $350 वन टाइम पेमेंट है जो स्टूडेंट को पे करनी पड़ेगी, उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो हाँ। सेविस बेसिकली उसका वीज़ा लेटर है जिसको उसने ऑपरेट करना होता है, एक्टिव करना होता है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का आया है कि आपको मतलब एक कितना एप्लीकेशन से लेके जो हमारा वहाँ पे जाने तक का प्रोसीजर है, हुँ, हुँ। मतलब वीज़ा हो गया, जी, जी। यूनिवर्सिटी, वो सब ये कितना टाइम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन एक जी। स्टूडेंट को लगता है? अंडरग्रेड स्टूडेंट जो है वो बहुत जल्दी हम उसको सिक्योर कर लेते हैं। हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके मैं नाम ले लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ डाइटन है, क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी है, शिकागो इलिनॉइस यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, एफआईयू है, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मियामी में है। तो ये सब यूनिवर्सिटी हमें विदिन 48 आवर्स से 72 आवर्स में ऑफर लेटर दे देती हैं। हुँ। कंडीशनल ऑफर लेटर होता है, उसके ऊपर जो कंडीशन लगी होती है वो हमने मीट करनी होती है। अगर कोई बच्चा अंडरग्रेड है, उसकी लैंग्वेज भी कंप्लीट है, जस्ट यूनिवर्सिटी का कोई इंटरव्यू नहीं है यूएसए के अंदर, यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू नहीं लेती, आपने बस आई-20 डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है और अपना आई-20 लेना है। लाइक इसमें फास्टेस्ट जो है वो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने विदिन 7 डेज़ डे फर्स्ट से लेके 7 डेज़ के अंदर-अंदर मैंने आई-20 तक प्रोसीजर खत्म कंप्लीट कर लिया था। हुँ। हाँ, यस, बाकी जो आता है वो एम्बेसी का आता है। एम्बेसी जो है वो हर रीजन वाइज़ डिफरेंट होती है। पाकिस्तान के अंदर जो मार्जिन है वो तकरीबन 3 टू 4 वीक्स का है, स्टूडेंट्स के लिए कि उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी। सऊदी अरब के अंदर हमें 2 वीक्स में मिल जाती है, मिडल ईस्ट के अंदर 1 वीक में मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान में भी मैंने कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जिनको विदिन 2 और 3 डेज़ मिल गई है, फीस पे सीजीआई पेमेंट करने के बाद। तो आप रैंडमली स्टूडेंट को गाइड कर सकेंगे 2 एंड हाफ मंथ, 2 मंथ पाकिस्तान में उनके लगेंगे इन लगेंगे। विद अपॉइंटमेंट्स एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ कि इतने सारे स्टेट्स हैं यूएसए के हुँ, अंदर। हुँ। किन स्टेट्स के अंदर स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहिए? वहाँ पे फिर फर्दर ऑन उनको उनका लिविंग एक्सपेंस जो है जी, वो जी। बैलेंस आउट हो जाए, या उनको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जॉब भी मिल जाएँ? एग्ज़ैक्टली, जी। असल देखिए जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास बेसिकली उन्होंने यूएसए के ना कुछ बेसिक सिटीज़ के नाम आते होंगे। जिसमें न्यूयॉर्क आ गया, वाशिंगटन आ गया, मेबी शिकागो आ गया ना एटसेट्रा। लेकिन वो उसके एक्सपेंडिचर बियर नहीं कर पाएँगे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। वाशिंगटन बहुत एक्सपेंसिव स्टेट है, न्यूयॉर्क बहुत एक्सपेंसिव है। हमने स्टूडेंट को गाइड करना, स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जी, हमें हमें लिविंग एक्सपेंसेस भी बर्दाश्त करने हैं, फिर जॉब भी मिल जाए हमें, रेसिज़्म भी कम हो, तो देन यस उनको चूज़ करना चाहिए, नॉर्थ टेक्सास चूज़ करना चाहिए। टेक्सास काफ़ी अच्छा एरिया, न्यू जर्सी चूज़ करना चाहिए। उसके बाद ओहायो स्टेट अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा है, वो स्टेट अच्छी है, जहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कम है और जॉब रेशियो भी ज़्यादा है। मियामी बीच महँगा है, लेकिन मियामी ओके है, जिसमें स्टूडेंट अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, लाइक एवरेज है। तो मेरे ख़्याल में जब वो ऐसे यूके के पास आएँगे तो इंशाल्लाह हम लोग उनको एज़ ए प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, उनको गाइड करेंगे, उनका एक डिटेल में यूनिवर्सिटी के और उसकी कोर्सेज़ के हवाले से उसकी लिविंग एक्सपेंसेस डे फर्स्ट से ही बता देंगे कि ये आपकी लिविंग वहाँ पे आएगा।
सर बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि आप भी ऑब्वियसली आपने यूके से अपनी एजुकेशन जी। की हुई है सब, आप कौन सा स्टेट चूज करते हैं अगर आपके पास ये ऑप्शन? यस, अगर मुझे ऑप्शन मिले तो ऑफ कोर्स फॉर पीएचडी रिसर्च के लिए तो आई विल डेफिनिटली गो विद आई बिलीव टेक्सास। टेक्सास आप टेक्सास, यस। जाएंगे? ठीक है सर। अच्छा सर, एक और चीज़ भी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो स्टूडेंट को डेस्क डीलिंग के वक्त मैंने ये चीज़ खुद फेस हुँ, की है हुँ, कि वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम इस इनटेक में नहीं जाते क्योंकि इसमें शायद वीज़ा रेशो का कुछ होगा, हुँ। तो हम नेक्स्ट इनटेक सितंबर इनटेक मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं, वो मई में नहीं अप्लाई करते, किसी मंथ की इनटेक में नहीं अप्लाई कर रहे होते। सो आप ये भी क्लियर करें बिकॉज ऑब्वियसली आप थ्रू आउट ईयर एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं, हुँ, कोई हुँ। इससे फ़र्क पड़ता है ऑन द वीज़ा रेशो के हिसाब से, ये मतलब रिजेक्शंस आती हैं इस वजह से या नहीं? ओके, अच्छा ये एम्बेसी के लिए देखें पाकिस्तान के अंदर जो ये मिथ बनी हुई है कि इस मंथ में अप्लाई करें या ना करें, देखें ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए काउंसलर्स हैं या वैसे ये ऑफ कोर्स हमें वीज़ा देने के लिए बैठे हैं ना, कोई चाय या चाट समोसा वगैरह तो नहीं करेंगे ना वो, या कोई हमें कोई चीज़ सेल नहीं करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर स्टूडेंट इनटेक मिस करेगा तो उसमें उसका नुकसान है। स्टडी गैप ज़्यादा आ जाएगा ना, फिर उसको बिल्कुल। जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको ज़्यादा। तो बेहतर ये है कि जो भी इनटेक अवेलेबल है उसके अंदर स्टूडेंट राइट कंसल्टेंट को चूज़ करे, राइट कोर्स चूज़ करे, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड गो फॉर द यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह दे विल गेट द वीज़ा। बिल्कुल। और सर आपको हमारी चाय कैसी लगी? अ, अच्छी थी लेकिन कॉफ़ी थी, चाय नहीं थी। ओके सर, कॉफ़ी आपको ठीक हाँ, लगी काफ़ी फिर? अच्छी है माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है ठीक है। सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए, इतना आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया एंड स्टफ। लेकिन आपने बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशन हुआ एंड आई बिलीव कि स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज जो है वो इससे सॉल्व हुई होंगी। बल्कि अगर और भी क्वेश्चंस होते हैं, यू गाइस कैन ऑलवेज ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट सेक्शन या आप इनबॉक्स कर सकते हैं एंड वी विल बी गेटिंग बैक टू यू। बल्कि हम सर हामिद को फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और आप लोगों की जो फर्दर ऑन कोई भी क्वेरीज हैं उससे भी आंसर करें। थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। खुदा थैंक यू मच, खुदा हाफिज़। हाफ़िज़।